हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपका एग्जाम डिकोडर में। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है मास्टर वीडियो लाया हूं और इस मास्टर वीडियो में आप देखेंगे हमने कहा जो है सारे चैप्टर आपके कवर किए गए हैं। तो ये हमने कहा मास्टर वीडियो का निचोड़ होगा। इसके अंदर सारे टॉपिक जितने चैप्टर होते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सारे चैप्टर को हमने कहा कवर किया गया है। अपने आप में हमने कहा ये एक रामबाण या मास्टर वीडियो होगा, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप देखते जाएंगे इसको आपको पता चलता जाएगा कि सारे चैप्टर जो है इसमें कवर किए गए हैं आपके। ओके, तो हमने कहा एक थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा क्योंकि हमने कहा सारा निचोड़ है अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है, तो हमने कहा सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन किस राज्य में होता है, ये पूछा गया हमसे। तो सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, ये पूछा गया हमसे। तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खान कहाँ है। तो हमने कहा भारत में हीरे की खान कहाँ पर है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या झारखंड में। तो जो हीरे की खान हमने कहा भारत में है वो कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ज्यादा हमने कहा हीरे का उत्पादन नहीं होता भारत में, लेकिन हमने कहा जो नाम मात्र का होता है वो कहाँ होता है, मतलब जो निकाला जाता है, जो खनन किया जाता है हीरे का, वो कहाँ से किया जाता है, कर्नाटक राज्य से। ठीक है, अगर उत्पादन के लिए पूछा जाए तो सूरत जाना जाता है हमने कहा हीरे के उत्पादन के लिए, लेकिन खनन के लिए कर्नाटक राज्य। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में सोने की सर्वाधिक खपत करने वाला देश है। तो हमने कहा सोने का जो सर्वाधिक खपत करने वाला देश है वो कौन है, चाइना, भारत, अमेरिका, यूके। तो हमने कहा जो सबसे ज्यादा खपत होता है सोने का वो किस देश में होता है, ये पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा सोने का खपत करने वाला देश है आपका भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान स्थित है। तो हमने कहा अभी बताया था आपको जो है कि हीरा जो खनन होता है वो कर्नाटक राज्य से होता है, कोलार की खान से। कहां से, सॉरी, हाँ, कोलार के आसपास के हमने कहा क्षेत्र जो है वहां से हीरा का खनन होता है। और जो भारतीय हमने कहा हीरा संस्थान है ये कहां पर है, तो ये भारतीय हीरा संस्थान है आपके सूरत में। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने कहा जो हीरा की जो हीरा को रिफाइन किया जाता है, जो हीरा की सफाई की जाती है वो सूरत के अंतर्गत। क्योंकि आप जानते हैं जो हीरा होता है वो कोयले जैसा होता है, बाद में हमने कहा उसको रिफाइन करके हीरा प्राप्त किया जाता है। तो हीरा संस्थान कहां पर है, सूरत में। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जल विद्युत का, ताप विद्युत का, परमाणु विद्युत का या पवन विद्युत का। तो हमने जो कहा जो भारत में विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो ताप विद्युत का होता है। कौन से, थर्मल पावर जिसको कहते हैं, ताप विद्युत जिसको थर्मल पावर कहते हैं। ठीक है, ताप विद्युत इसी का उत्पादन ज्यादा होता है जल विद्युत का भी उत्पादन, परमाणु विद्युत का भी, पवन विद्युत का भी। पवन से विद्युत का मतलब ताप के द्वारा जो विद्युत बनाया जाता है उसको ताप विद्युत कहते हैं। जो टरबाइन होता है, टरबाइन घूमता है तभी बिजली का निर्माण होता है, तो उस टरबाइन को घुमाने के लिए हमने कहा किसका यूज किया जाए, ताप। कोयले को जलाकर ताप उत्पन्न किया जाता है, कोयले से जब बिजली बनाई जाती है। ठीक है, जो जैसे एनटीपीसी होता है। लेकिन अगर जल से टरबाइन को घुमाया जाता है तो उसको जल विद्युत कह दिया जाता है, या हमने कहा आणविक ऊर्जा के द्वारा घुमाया जाता है टरबाइन को तो उसको परमाणु विद्युत कहते हैं। और पवन के द्वारा जब टरबाइन को घुमाया जाए तो हमने कहा उसको कहेंगे पवन विद्युत। तो जो कोयले को जलाकर आप हमने कहा ताप से या भाप से जो है टरबाइन को घुमाते हैं तो उसको ताप विद्युत कहते हैं। ठीक है, सही आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो जो रावत भाटा हमने कहा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कहाँ लगाया गया, किस राज्य में, रावत भाटा परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये लगाया गया आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में हमने कहा जो आपका रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र लगाया गया है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा
खनिज तेल उत्पादक देश है। तो हमने कहा सबसे ज्यादा जो खनिज तेल का उत्पादन करता है वो कौन करता है? चाइना, रूस, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात या संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन करता है? तो जो विश्व का सबसे ज्यादा खनिज तेल का उत्पादन करता है वो कौन सा देश है? तो सबसे ज्यादा खनिज तेल का उत्पादन करने वाला देश हमने कहा सऊदी अरब है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो हमने कहा जो कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? चाइना, भारत, रूस, अमेरिका। तो विश्व के कोयला उत्पादन में सबसे ज्यादा जो कोयला उत्पादन करता है वो कौन सा देश है? तो है आपका चाइना। सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करने वाला। कोयले का उत्पादन करने का मतलब होता है जो हमने कहा खान से कोयला निकाला जाता है और कोयला को हमने कहा फिर उसको रिफाइन किया जाए, उसको क्या कहते हैं? उत्पादन करना कहते हैं। सबसे ज्यादा कौन हमने कहा कोयला का खनन करता है? वो चाइना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो जो हमने कहा ऊर्जा का मुख्य स्रोत भारत में यूज होता है वो कौन सा है? सौर ऊर्जा या आणविक ऊर्जा या तापीय ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा। तो जो हमने कहा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है हमारे यहाँ वो कौन सा है? वो है तापीय ऊर्जा। हमारे यहाँ बिजली सबसे ज्यादा कैसे बनाई जाती है? कोयला को जलाकर बनाई जाती है, जो हमने कहा जिसको तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो भारत में हमने कहा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापी, जिसको थर्मल पावर कहते हैं, तापीय ऊर्जा। ओके, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो हमने कहा जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई ये किस देश में हुई? जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में। तो पहली औद्योगिक क्रांति जो हुई थी ये कहां पर हुई थी? तो ये फ्रांस में, वो क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। औद्योगिक क्रांति पूछा गया, ठीक है। तो पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में या इंग्लैंड में हुई थी, इसको याद रखिएगा। मतलब उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों का विस्तार करने के लिए जो पहली बार के उद्योग लगाए जाएं, तो उद्योग, ये क्रांति कहाँ लाई गई? ये लाई गई थी आपकी इंग्लैंड से शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति। अब हर जगह उद्योग आपको दिखाई देते होंगे। अगला प्रश्न है, किस उद्योग के निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? तो हमने कहा कौन सा उद्योग आप लगाना चाहते हो तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है, आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना उसके जो है हमने कहा उद्योग को आप नहीं लगा सकते। सीमेंट उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए, मशीन टूल्स उद्योग के लिए, सिगरेट निर्माण उद्योग के लिए। तो हमने कहा जो आप लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक किस उद्योग के लिए है? तो हमने कहा आपके जो है वो सिगरेट निर्माण उद्योग के लिए। किसके लिए? सिगरेट निर्माण उद्योग के लिए लाइसेंस प्राप्त करना हमने कहा आवश्यक है। ओके, जैसे आप तंबाकू का उद्योग लगाना चाहते हैं, या हमने कहा जितना मादक पेय पदार्थों का, जो हमने कहा नशे के अंतर्गत आते हैं, उनका जब भी उद्योग लगाना चाहेंगे बिना लाइसेंस के आप नहीं उसका उद्योग लगा सकते। जैसे शराब उद्योग है, सिगरेट निर्माण उद्योग है, तंबाकू उद्योग है, ठीक है। इसको लगाने के लिए आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? जो हमने कहा बोकारो आपका स्टील प्लांट है, ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बोकारो, ठीक है। तो ये जो हमने कहा बोकारो स्टील प्लांट है, ये किसकी सहयोग से लगाया गया? रूस के सहयोग से लगाया गया। ये जो बोकारो प्लांट, स्टील प्लांट है, जिसको बोकारो इस्पात संयंत्र भी कहते हैं, ये कहाँ लगाया गया है आपका? ये आपका झारखंड के अंतर्गत लगाया गया बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो जो हमने कहा सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है या सबसे जो इंपॉर्टेंट हमने कहा आपका लघु उद्योग है वो कौन सा है? गुड़ खांडसारी उद्योग, हथकरघा उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग या चमड़ा निर्माण उद्योग। तो जो सबसे बड़ा हमने कहा लघु उद्योग है वो कौन सा है? तो आपका है हथकरघा उद्योग। जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग हमारे यहाँ वो कौन सा? हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग का मतलब होता है हमने कहा हाथों से जो सामान बनाए जाते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हमने कहा, जैसे मान लीजिए कि एक जो है टोकरी बनाना है, तो वो जो किसके अंतर्गत आता है? हथकरघा उद्योग के अंतर्गत आता है। या हमने कहा हाथों से कोई कपड़ा बुनाई करके बनाया जाता है,
तो हथकरघा उद्योग के अंतर्गत आता है। या हमने कहा कोई बर्तन, मिट्टी के बर्तन हाथों से बनाया जाता है, उसको हथकरघा उद्योग कहते हैं, ठीक है। और भारत का ही सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है लघु उद्योग। कौन सा? हथकरघा उद्योग। छोटे छोटे जो हमने कहा उद्योग होते हैं, टोकरियां बनाना, या हमने बांस की जो टोकरियां बनाई जाती है, या हमने कहा मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सारे लघु उद्योग में आते हैं और भारत का ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है। अगला प्रश्न हमारा, चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो हमने कहा चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो चीनी उत्पादन में हमने कहा भारत का कौन सा स्थान है? चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। तो हमने कहा जो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो है हमारा गुजरात। सबसे ज्यादा नमक कहाँ बनता है? गुजरात राज्य में। नमक का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात राज्य में। नमक बनता कैसे है? बेसिकली हमने कहा जो समुद्र का खारा जल होता है उसको हमने कहा बड़े बड़े क्यारियों में या बड़े बड़े जैसे हमने कहा झीलों में इकट्ठा कर दिया जाता है, और उसके बाद हमने कहा एक समय सीमा के बाद वो हमने कहा जमकर हमने कहा टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, तो बन जाता है नमक, ठीक है। हमने कहा जैसे बड़े बड़े क्यारियों में समुद्र का खारा जल इकट्ठा कर दिया जाता है, और हमने कहा जो उसमें मिलाना वगैरह होता है उसको मिला दिया जाता है, जो अलग खनिज पदार्थ उसमें डालना होता है, उसके बाद हमने कहा नमक का निर्माण आपका हो जाता है जमकर। तो सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कौन करता है? गुजरात राज्य करता है नमक का निर्माण। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? तो सबसे बड़ी जो तेल शोधनशाला है वो कहाँ है? बरौनी में, जामनगर में, कोयली में, या हमने कहा मुंबई में। तो जो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है वो कहाँ पे है? मुंबई, सॉरी जामनगर में। कहाँ पे? जामनगर। तो भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला, तेल शोधनशाला का मतलब होता है कच्चा तेल को जहां हमने कहा रिफाइन किया जाता है, कच्चे तेल की जहां सफाई की जाती है उसको तेल शोधनशाला कहते हैं। जो कच्चा तेल बाहर से आता है उसके बाद हमने कहा जिन प्लांटों पर हमने कहा उसकी सफाई की जाती है, रिफाइन किया जाता है उसका, उसी को कहते हैं तेल शोधनशाला। तो जो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है भारत की वो जामनगर गुजरात में है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा जो फिरोजाबाद है यूपी में पड़ता है फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद आपके जो हमने कहा किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के निर्माण के लिए। जो हमने कहा शीशे की चूड़ियां बनाई जाती हैं या कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं उसके लिए प्रसिद्ध है आपका फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? 47 में, 48 में, 1951 में और 1956 में। तो भारत की जो हमने कहा औद्योगिक नीति घोषित की गई किस वर्ष घोषित की गई? तो ये पहली बार जो औद्योगिक नीति लाई गई थी हमारे यहाँ वो कब लाई गई थी? तो वो लाई गई थी 1948 में, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ उद्योगों की बहुत कमी थी और पहली औद्योगिक नीति लाई गई 1948 में उद्योगों को स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष? 1948 में हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम छूट कहाँ उत्पादित होता है? छूट नहीं, जूट कहते हैं इसको। अधिकतम जूट कहाँ उत्पादित होता है? तो छूट नहीं, इसको क्या कहेंगे? जूट, ठीक। तो भारत में अधिकतम जूट कहाँ उत्पादित होता है? तो ये सबसे ज्यादा जो जूट होता है वो हमारे यहाँ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। जूट वही जो हमने कहा जो बोरे वगैरह बनाए जाते हैं, थैले वगैरह बनाए जाते हैं, जिसको सन भी कहते हो आप, तो उसी को जूट कहा जाता है, ठीक। रस्सियां वगैरह बनती हैं इससे, जो हमारे बोरे वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो उसी को हमने कहा सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा जो जूट का उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? किसके सहयोग से? हमने कहा जो भिलाई इस्पात संयंत्र लगाया गया है किसकी मदद से लगाया गया है? तो भिलाई ये जो हमने कहा स्थापित किया गया ये रूस की मदद से स्थापित किया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई स्टील प्लांट, जो स्टील प्लांट जहां पर हमने कहा स्टील का उत्पादन होता है, रूस के सहयोग से इसको लगाया गया। भिलाई ये प्लांट कहाँ लगा है? उड़ीसा में लगा, याद रखिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में, ये भी पूछा जाता है।
भिलाई स्टील प्लांट कहाँ लगा है? उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? कुल भूमि का कितना परसेंट हमने कहा कृषि कार्य में संलग्न है, ये पूछा गया है। 52.7%, 56.3%, 65.3% या 70.60%। तो हमने कहा कुल भूमि, हमने कहा भारत में जितनी कुल भूमियां हैं, टोटल जितनी हमने कहा कुल भूमि, टोटल जो जमीन है पूरी, उसमें कितना प्रतिशत कृषि कार्य होता है, कितने पर खेती की जाती है, कहने का मतलब ये है कुल भूमियों में। तो हमने कहा ये जो खेती का कार्य किया जाता है कितने परसेंट भूमि पर, तो 52.7% भूमि पर हमने कहा कृषि कार्य किया जाता है कुल भूमि के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान पूछा गया है कि भारत के जीडीपी में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने कहा जो कुल योगदान होता है सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का योगदान होता है वो कितना है? तो देखिए इसमें जो हमने कहा वर्तमान में आप देखेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद में हमने कहा 13 को आप कर दीजिए 15%। कितना? 15%। ठीक है, तो वर्तमान में आप देखेंगे तो हमने कहा जो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है कितना है? 15%। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में, तो 15% है। अगला प्रश्न है, प्रथम कृषि गणना किस वर्ष हुई थी? तो जो हमने कहा प्रथम कृषि गणना हुई थी 1970 में हुई थी। कृषि गणना, प्रथम कृषि गणना कब की गई? 1970 में। मतलब कि जो है कितने भाग पर हमारे यहाँ कृषि होती है, या हमने कहा हमारे यहाँ पशुओं की संख्या कितनी है, ठीक है, या ऊसर भूमि कितनी है, बंजर भूमि, हमने कहा जो सारे आंकड़े होते हैं कृषि से संबंधित, सारे आंकड़ों को पहली बार कब हमने कहा इकट्ठा किया गया? 1970 में। तो प्रथम कृषि गणना 1970 में की गई। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो भारतीय कृषि भूमि का हमने कहा कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, ये पूछा गया है। तो 1/3 भाग। कितना? 1/3 भाग हमने कहा सिंचित है। मतलब कितने पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर? तो 1/3 भाग पर। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? नहर है, कुआं है, तालाब है या नलकूप है? तो देखिए जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है, सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है वो नहरों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, अगर आपसे यूपी में पूछा गया होता कि यूपी में सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन कौन है, तो हमारे यहाँ नलकूप होता, क्योंकि ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा सिंचाई यूपी में होती है। लेकिन हमने कहा पूरे भारत में पूछा गया है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो नहर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? हरित क्रांति जो हमने कहा किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सफल रही, ये पूछा गया है। गेहूं आलू, गेहूं चावल, चाय कॉफी, चाय कॉफी। ठीक है, देखिए जो हमने कहा हरित क्रांति लाई गई थी 1966 में। कब लाई गई थी? 1966 और 67 में लाई गई थी हरित क्रांति। तो हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभ किस फसल को हुआ? तो सबसे ज्यादा हमने कहा जो जिस फसल का उत्पादन हुआ था हरित क्रांति के कारण वो गेहूं और चावल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गॉड, वर्गीज कुरियन, स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति शब्द जो सबसे पहले यूज किया गया, किसके द्वारा यूज किया गया? तो ये हरित क्रांति शब्द दिया गया विलियम गॉड के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द। ठीक है, अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाता तो नॉर्मन बोरलॉग को बताते आप। किसको बताते? नॉर्मन बोरलॉग को बताते। हरित क्रांति शब्द हरित क्रांति का जनक पूछा जाता तो नॉर्मन बोरलॉग होते, लेकिन शब्द कौन दिया? विलियम गॉड ने दिया हरित क्रांति शब्द। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? अभी मैंने आपको बताया हरित क्रांति शुरू की गई थी 1966 और 67 में हरित क्रांति। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य है। तो हमने कहा सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कौन करता है भारत में? कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है?
तो सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन करने वाला राज्य हमारा केरल है। सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादित करता है केरल। प्राकृतिक रबड़ जिसको कहते हैं, जो हमने कहा लेटेक्स से बनता है, जो हमने कहा पेड़ के, हमने कहा जो लेटेक्स होता है पेड़ में निकलता है, उससे जो रबड़ बनता है। तो केरल राज्य हमने कहा सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन करता है। भारत में गाने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला गन्ने है, ठीक है, ये गाने नहीं गन्ना है, इसको गन्ना कर लेना। हमने कहा गन्ना, ठीक है। तो हमने कहा भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा जो गन्ने का उत्पादन करता है वो करता है आपका उत्तर प्रदेश। यूपी में हमने कहा सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित होता है। गन्ने की पैदावारी सबसे ज्यादा कहां पर? हमने कहा यूपी के अंदर सबसे अधिक गन्ना यही उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख खाद्य फसल है, तो प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है भारत की? चावल, गेहूं, चना या दाल? तो जो हमने कहा मेन खाद्य फसल है, जो खाए जाने वाली फसल है, वो कौन सी है? वो है चावल, ठीक है। प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? चावल है। सबसे ज्यादा यूज जो होता है हमने कहा पूरे भारत में, हमने कहा खाने के लिए खाद्य पदार्थ के रूप में, वो चावल है। चावल, उसके बाद गेहूं आता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा है? चावल है खाद्य फसल। अगला क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, तीसरा? तो चाय के उत्पादन में हमने कहा जो विश्व में स्थान है भारत का, वो है तीसरा, ठीक है। चाय उत्पादन में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो जो हमने कहा विश्व में रबड़ उत्पादन में कौन सा स्थान प्रथम स्थान किसका है? मलेशिया का, इंडोनेशिया का, थाईलैंड का या भारत का? तो हमने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन कौन करता है, ये पूछा गया है। तो विश्व में हमने कहा सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन करता है इंडोनेशिया। प्राकृतिक रबड़, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ का मतलब होता है, हमने कहा पेड़ का जो लेटेक्स होता है, पेड़ का हमने कहा जो उसका लेटेक्स होता है, जिसको लासा भी कहते हैं, उससे जो रबड़ बनता है, तो उससे वो जो रबड़ बनता है प्राकृतिक रबड़, उसका निर्माण करने वाला कौन सा है? इंडोनेशिया है। मतलब प्राकृतिक रबड़ को मिला दिया जाए या हमने कहा कृत्रिम रबड़ जो होता है, दोनों को मिला दिया जाए। सबसे ज्यादा रबड़ जब भी पूछा जाए तो इंडोनेशिया को बताएंगे, क्योंकि अगर केवल प्राकृतिक रबड़ को पूछा जाता, केवल प्राकृतिक, तो आप थाईलैंड कहते। कौन सा? थाईलैंड। प्राकृतिक केवल पूछा जाता, लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन, तो आप बताएंगे कौन सा? तो इंडोनेशिया बताएंगे। ओके। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र है। तो सबसे ज्यादा हमने कहा तंबाकू का पैदावार कौन करता है, या हमने कहा सबसे ज्यादा उपभोग भी कौन करता है, ये पूछा गया। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत? तो सबसे ज्यादा हमने कहा जो तंबाकू का उत्पादन और उपभोक्ता दोनों है, वो कौन सा है? वो हमने कहा इस विकल्प में आपका कौन सा होगा? भारत होगा, ठीक है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? भारत, ठीक है। अगर यहां चाइना होता तो सही आंसर क्या होता आपका? चाइना होता। चाइना जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन करता और हमने कहा उपभोग करता दोनों है, लेकिन चाइना नहीं है, तो इसमें कौन सा है? भारत है, तो भारत सही होगा, ठीक है। नहीं तो दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू कौन उत्पादित करता है? चाइना, और उपभोग भी करता है, मतलब खपत भी वहां सबसे ज्यादा है विश्व में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। तो चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, ये पूछा गया है। तो चीनी का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो कौन करता है? वो करता है ब्राजील। सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला देश कौन है? ब्राजील है। अगला क्वेश्चन, अंडा उत्पादन में विश्व में 3 अग्रणी देश हैं। तो अंडा उत्पादन में पूछा गया है। तो अंडा उत्पादन में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख देश कौन कौन से? तो देखिए आपका जो है
अमेरिका है, चीन है, ब्राजील। यही हमने कहा अंडा उत्पादन करने वाले हमने कहा 3 प्रमुख देश हैं। ठीक है। सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो हमने कहा जो सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है पूछा गया, प्रथम, तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ। तो सब्जी उत्पादन में हमने कहा विश्व में भारत का तृतीय स्थान है। कौन सा? तृतीय स्थान। प्रथम स्थान पूछा जाए सब्जी उत्पादन में तो चाइना का है। ओके, पहला क्वेश्चन है सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान हो गया। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर है? उर्वरक के, खाद्य तेल के, खाद्यान्न के या पेट्रोलियम के? तो भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर है? वो है आपके खाद्यान्न में। किसमें? खाद्यान्न में। खाद्यान्न मतलब हमने कहा जो गेहूं, चावल, ये हमने कहा खाद्यान्न फसलें होती हैं, इसके उत्पादन में भारत जो है आत्मनिर्भर है। ठीक है, तो हमें खाद्यान्न फसलें कहीं बाहर से ज्यादा हमने कहा इस प्रकार से आयात नहीं करना पड़ता, क्योंकि खाद्यान्न हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में होता है, तो आत्मनिर्भर है खाद्यान्न उत्पादन में। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र पाया जाता है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन दीव या चंडीगढ़। तो केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए, जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर हमने कहा जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो कौन सा, ये पूछा गया है, तो है हमारा लक्षद्वीप। ओके, राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन अकादमी है, तो राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन अकादमी कहाँ है, ये पूछा गया है। तो ये राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन अकादमी हमारा है हैदराबाद में। अगला है भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में तंबाकू का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो कौन करता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। तो हमारे यहाँ तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ये पूछा गया है। तो जो तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। ओके, नेक्स्ट है मसाले का बागान कहा जाने वाला राज्य है। मसालों का बागान किसको कहते हैं? किस राज्य को कहते हैं मसालों का बागान? कर्नाटक को, केरला को, महाराष्ट्र को या तमिलनाडु को? तो मसालों का जो बागान है वो कौन सा है? वो है केरल। सबसे ज्यादा जो हमने कहा मसालों का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? केरल में होता है, प्राकृतिक मसाले। ओके, तो मसालों का बागान किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से, उद्यान कृषि से, मधुमक्खी पालन से, अंगूर उत्पादन से। तो जो स्वर्णिम क्रांति है, स्वर्णिम क्रांति किसको कहा जाता है? उद्यान कृषि से कहा जाता है। उद्यान कृषि का मतलब होता है हमने कहा जो बागानी फसलें लगाई जाती हैं, चाहे हमने कहा जैसे संतरे का उत्पादन करना, सेब का उत्पादन करना, अंगूर का उत्पादन करना, ये हमने कहा जो बागानी कृषि होती है, ये सब कृषि के अंतर्गत आती है। सेब उत्पादन करना या हमने कहा अंगूर उत्पादन करना, इनकी जो खेती की जाती है तो इसको कहा जाता है उद्यान कृषि। उद्यान का मतलब बाग होता है, तो हमने कहा बागों के माध्यम से तो कृषि की जाएगी इन सारे फसलों की, तो उसी को कहा जाता है स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे? उद्यान कृषि से। अगला है भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? 19, 16, 17, 18। तो जो भारतीय रेलवे है कितने जोन में विभाजित है? निम्न में से और 18 जोन में विभाजित है भारतीय रेलवे, जिसमें से यूपी में दो रेलवे जोन है। एक हमने कहा गोरखपुर में, एक प्रयागराज या इलाहाबाद में, 2 रेलवे जोन। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का हमने कहा एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का एशिया में दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान भारतीय रेलवे का एशिया में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो भारतीय रेलवे को सर्वाधिक जो राजस्व प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? मतलब सबसे ज्यादा रेलवे को कमाई कहां से होती है? यात्री किराया से, सामान ढुलाई से, पथ कर से या यात्री कर से? तो जो भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा पैसा आता है, कमाई सबसे ज्यादा रेलवे को कमाई होती है, वो कहां से होती है? वो हमने कहा सामान ढुलाई से होती है। किससे? सामान ढुलाई से। जो हमने कहा रेलवे माल ढुलाई करता है
जैसे कोयला ढोना या हमने कहा जितने सामान सीमेंट वगैरह ढुलाई जो करता है, सबसे ज्यादा कमाई रेलवे को वहां से होती है, यात्री से नहीं होती। जो आप देखते हैं रेल में सब ट्रेन में यात्री भर के यहाँ से वहां जाते हैं, कमाई वहां से भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा उसको जो हमने कहा सामान ढुलाई से होती है, क्योंकि सामान ढुलाई पे वो ज्यादा हमने कहा कीमत लेता है रेलवे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व कहां से प्राप्त होता है? तो ये हो गया सामान ढुलाई से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आप देखते होंगे जो ग्रामीण सड़कें होती हैं आपके गांव में, जो हमने कहा सड़कों का निर्माण हुआ है, पक्की सड़कों का निर्माण, तो ये योजना कब शुरू की गई थी? आप देखेंगे आपके गांव के बाहर एक बोर्ड लगा होता है और वहां पर लिखा होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये पूछा गया है। तो इस योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। बहुत पूछा जाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? वर्ष 2000 में। ठीक है, सन 2000 से ये योजना हमने कहा चल रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम है। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? भारतीय रेलवे, एनटीपीसी, ओएनजीसी, हाल। तो जो सबसे बड़ा उद्यम है भारत सरकार का वो कौन सा है? भारतीय रेलवे है। ठीक है, सबसे बड़ा उद्यम। और सबसे ज्यादा पैसे भी हमने कहा, बहुत ज्यादा पैसे भी हमने कहा कहां से आता है, किस उद्यम से आता है? भारतीय रेलवे से आता है। तो भारतीय रेलवे हमने कहा जो सबसे बड़ा उद्यम है वो कौन सा है? भारतीय रेलवे, भारत सरकार का। क्योंकि रेलवे क्या सरकारी होता है, सरकार के अंतर्गत रहता है, कोई प्राइवेट तो है नहीं। तो भारतीय रेलवे ये सरकार का सबसे बड़ा उद्यम है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? तो हमने कहा जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये कहाँ पर है? कलकत्ता में, कोचीन में, मुंबई में या हल्दिया में? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका कहाँ पे? मुंबई में। तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी कहलाता है। जो सबसे बड़ा हमने कहा पोर्ट है, ठीक है, वो कौन सा है? वो मुंबई, हमने कहा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह जब भी पूछा जाए कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो हमने कहा जो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है वो कौन सा है? वो है विशाखापत्तनम। कौन सा? विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह। किस तट पर है? भारत के पूर्वी तट पर है, बंगाल की खाड़ी के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह कहां पे? तो पारादीप जो बंदरगाह ये कहां पर है? पूर्वी तट, उड़ीसा राज्य में। कहां पे? उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह, पूर्वी तट पर। कितनी बार पूछा जाता है पारादीप बंदरगाह किस तट पर है? तो पूर्वी तट पर है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। बंदरगाह आप जानते हैं हमेशा जो है समुद्र के तट पर ही होता है, क्योंकि बंदरगाह का मतलब ही होता है समुद्र के तट पर, जहां पर हमने कहा पानी वाली जहाजें आती हैं, हमने कहा रुकती हैं, और हमने कहा सामान वगैरह का आदान प्रदान होता है। तो हमेशा हमने कहा तटीय क्षेत्र में ही बंदरगाह होते हैं। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन प्रयोग करने वाली सर्वाधिक, सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का प्रयोग कहां पर होता है ये पूछा गया हमसे। किस देश के द्वारा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का प्रयोग किया जाता है? अमेरिका, भारत, चीन, ब्रिटेन। तो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का यूज करने वाला देश कौन सा है? वो चाइना है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा यूजर किस देश में है फोन के, मोबाइल फोन के? चाइना में। चाइना मोबाइल का निर्माण भी बहुत ज्यादा करता है, और हमने कहा क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मोबाइल फोन यूज करने वालों की संख्या भी ज्यादा होगी। तो चाइना में हमने कहा मोबाइल फोन को यूज करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है चाइना में। ओके, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ट्राई किसका नियामक है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका हमने कहा नियामक कौन है? किसका नियामक करता है? यातायात का, पर्यटन का, तकनीकी का, दूरसंचार का। तो दूरसंचार को नियमित करता है कौन? ट्राई।
किसका नियामक है? ट्राई दूरसंचार का। दूरसंचार मतलब टेलीकॉम जो कंपनियां होती है, जैसे हमने कहा वोडा, आइडिया, वोडाफोन, जितनी हमने कहा संचार की कंपनियां हैं, इन्हीं को कौन नियमित करता है? ट्राई करता है। यही नियामक है, रेगुलेटरी है। ट्राई रेगुलेट करता है इनको, ठीक, नियंत्रण रखता है इन पर, इन सारी कंपनियों पर। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, तो सबसे ज्यादा कर आय भारत को कहां से प्राप्त होती है? भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स कहां से मिलता है, ये पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा जो टैक्स मिलता है हमने कहा भारत सरकार को, वो निगम कर से मिलता है, ठीक है। निगम कर, निगम कर का मतलब होता है बड़ी बड़ी कंपनियों से जो टैक्स मिलता है उसको निगम कर कहते हैं। तो भारत सरकार को सबसे ज्यादा निगम कर कहां से मिलता है? वो सबसे ज्यादा टैक्स कहां से मिलता है? निगम कर से मिलता है। निगम कर का मतलब होता है बड़ी बड़ी जो कंपनियां टैक्स देती हैं उसको निगम कर कहते हैं। अगला प्रश्न है, संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती? तो संघ सरकार या केंद्र सरकार किस टैक्स की वसूली नहीं करता, ये पूछा गया है। निगम कर, निगम कर की वसूली आपका केंद्र सरकार करता है। सीमा शुल्क, सीमा जो टैक्स होता है हमने कहा जो टैरिफ होता है जिसको हम कहते हैं, तो सीमा शुल्क की भी वसूली आपकी जो है संघ सरकार करती है। आयकर, इनकम टैक्स जिसको कहते हैं, तो इनकम टैक्स की भी वसूली आपकी कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। लेकिन कृषि पर हमने कहा जो कृषि भूमि कर, इस पर हमने कहा केंद्र सरकार वसूली नहीं करती। तो ऊपर के हमने कहा निगम कर, सीमा शुल्क, आयकर, ये सारे टैक्स हमने कहा केंद्र सरकार लगाती है और वही वसूलती भी है। लेकिन हमने कहा कृषि भूमि कर ये राज्य सरकार लगाती है और राज्य सरकार इसको वसूलती है। हमने कहा जो कृषि पर कर लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कराधान उपकरण है। कराधान उपकरण क्या है? मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, कीमत नीति का, मजदूरी नीति का। तो जो कराधान उपकरण है वो हमने कहा किस नीति का है? वो है आपके मौद्रिक नीति का, सॉरी राजकोषीय नीति का। कराधान, कराधान किसका उपकरण है? राजकोषीय नीति का। कराधान का मतलब होता है कितना, किस चीज पर कितना टैक्स लगाया जाए, किस पर ज्यादा लगाया जाए, किस पर कम लगाया जाए, ये कहते, इसको कहते हैं कराधान, टैक्सेशन कहते हैं, ठीक है। और ये राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। कराधान कौन तय करता है? ये सरकार करती है। कितना टैक्स लगाना है, कितना नहीं लगाना है, कितना लगाना है, किस पर लगाना है, किस वस्तु पर टैक्स लगाना है, ये सब कौन निर्धारित करता है? भारत सरकार करती है, जिसको कहते हैं राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न है हमारा, प्लानिंग एंड पुअर के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड पुअर हमने कहा अर्थशास्त्र से संबंधित एक पुस्तक है और इसके हमने कहा प्लानिंग एंड पुअर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बी.एस. मिन्हास। कौन है? बी.एस. मिन्हास। प्लानिंग एंड पुअर। अगला प्रश्न है, सर्वोदय योजना प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो सर्वोदय योजना जो हमने का प्रारूप है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा विचार दिया गया था, सर्वोदय योजना। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो आत्मनिर्भरता हमने कहा किसका मुख्य उद्देश्य था, ये पूछा गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना का, तीसरी पंचवर्षीय योजना का, छठी पंचवर्षीय योजना का, आठवीं पंचवर्षीय योजना का। तो हमने कहा जो आत्मनिर्भरता उद्देश्य था ये किस पंचवर्षीय योजना का था? चौथी पंचवर्षीय योजना का। आत्मनिर्भरता जो मुख्य उद्देश्य था ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो नीति आयोग का जो गठन किया गया किस वर्ष किया गया था? तो ये 2015 में बना था नीति आयोग। तब नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में, योजना आयोग के स्थान पर। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। अब इसी के स्थान पर 2015 में नीति आयोग आ गया है, ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया योजना आयोग को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? तो हमने कहा किस पंचवर्षीय योजना में जो हमने कहा टारगेट निर्धारित किया गया था उससे ज्यादा लक्ष्य को प्राप्त किया गया, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे हमने कहा अधिक प्राप्त हुआ। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। टारगेट से हमने कहा ज्यादा अचीवमेंट हुआ हमारा
8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? हमने कहा केवल 4 वर्ष की थी। तो ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना हमने कहा केवल आपकी 4 वर्ष की थी। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 5 वर्ष रहेगा, लेकिन हमने कहा कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष थी। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया गया था, ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पीसी, या पूछा जाता है किस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को हमने कहा महत्व दिया गया, ये पूछा गया है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कहा कृषि को महत्व दिया गया था। किसको? कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को हमने कहा प्रथम पंचवर्षीय योजना में महत्व दिया गया था। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, या किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है? तो आर्थिक नियोजन जो विषय हमने कहा ये समवर्ती सूची का है। किस सूची का? आप जानते हैं 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये आर्थिक नियोजन किस लिस्ट में आती है? समवर्ती लिस्ट में। ओके, अगला प्रश्न है भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है। तो भारत के संविधान में बजट को क्या कहते हैं? वार्षिक बजट स्टेटमेंट, वार्षिक बैंक स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट, या वार्षिक राजस्व स्टेटमेंट। तो भारत के संविधान में का बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्त स्टेटमेंट कहा गया है, या उसको कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। कभी कभी लिखा रहता है वार्षिक वित्तीय विवरण, या उसी को कहा गया है वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? शून्य आधारित बजट किसको कहते हैं, ये पूछा गया है। शून्य आधारित बजट की परिभाषा क्या होती है, ये पूछा गया है। तो देखिए शून्य आधारित बजट वह बजट होता है जिसमें हमने कहा बिल्कुल नए सिरे से हर बार जो है बजट बनाया जाए। जैसे क्या होता है कि पिछला जो बजट बनाया गया था, अब उसी के इर्द गिर्द अगर दूसरा बजट बनाया जाता है तो शून्य आधारित नहीं होता है, वह उसी के जैसा होता है। लेकिन हमने कहा बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना, ये क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट। तो हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट बनाना, ये कहलाता है शून्य आधारित बजट। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है। राजकोषीय घाटा क्या है? कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। तो राजकोषीय जो हमने कहा घाटा होता है, इसको ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कुल व्यय में से हमको माइनस कर देना क्या? राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां, इतना माइनस कर देते हैं तो राजकोषीय घाटा हमें प्राप्त हो जाता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, इसको देख लेना ध्यान से, ए। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत को अधिकतर कर आय प्राप्त होती है। तो भारत को अधिकतर कर आय कहां से प्राप्त होती है, मतलब कहां से? हमने कहा ज्यादा टैक्स भारत सरकार को प्राप्त होता है। अभी इसको मैंने बताया था आपको, निगम कर से। कहां से? निगम कर से। जो कंपनियों से टैक्स मिलता है, भारत सरकार को सर्वाधिक टैक्स वहीं से मिलता है। अगला प्रश्न है कराधान एक उपकरण, ये भी हो गया हमारा। कराधान क्या उपकरण है? राजकोषीय नीति का। किस पंचवर्षीय योजना में हमने कहा भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? तो भारी उद्योगों को प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हमने कहा प्रमुखता जो है उद्योगों के लिए ही हमने कहा काम किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए ही काम किया गया। ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है भारत के निर्यात की वस्तु है। तो हमने कहा भारत जो निर्यात करता है किस वस्तु का करता है? पेट्रोलियम पदार्थ का, औषधियों का, चाय का, उर्वरक का। तो जो निर्यात करता है भारत, वो किस वस्तु का करता है? तो वो करता है हमने कहा
चाय का। जो वस्तु है निर्यात करने वाली भारत की कौन सी है? चाय। चाय निर्यात करता है भारत, बाकी सब बाहर से मंगाता है। अगला प्रश्न है, भारत के आयात का अधिकतम भाग कहां से आता है? तो भारत के आयात का अधिकतम भाग कहां से आता है? चीन से, अमेरिका से, ओपेक से, अफ्रीका एवं एशियाई विकासशील देशों से। तो जो सबसे अधिकतम भाग आता है वो ओपेक से आता है। ओपेक का मतलब जो हमने कहा पेट्रोलियम उत्पादन कंट्री है, ठीक है, जो पेट्रोलियम उत्पादन कंट्री का एक समूह है ओपेक, वहां से सबसे ज्यादा आयात आता है। सबसे ज्यादा हमने कहा वहां से पेट्रोलियम उत्पाद हमारे यहाँ आयात के रूप में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चमड़े को सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, यूएई। तो भारतीय चमड़े का जो हमने कहा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है वो इंग्लैंड को किया जाता है, चमड़े का निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली बेची जाएं तो इसे क्या कहते हैं? तो सूरत में बनी वस्तुओं को हमने कहा मुंबई या दिल्ली में बेचा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रादेशिक व्यापार कहते हैं, आंतरिक व्यापार कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, मुक्त व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहा जाता है प्रादेशिक व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिल्ड एज्ड व्यापार किससे संबंधित है? तो हमने कहा जो गिल्ड एज्ड व्यापार है किससे संबंधित है? सोना चांदी, शराब से, सरकारी प्रतिभूतियों से, निगम ऋण पत्र से, कटे पुराने करेंसी नोट से। तो गिल्ड एज्ड जो व्यापार है ये हमने कहा सरकारी प्रतिभूतियों से है, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार करने से है गिल्ड एज्ड व्यापार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो सुंदर राजन समिति का जो संबंध है वो पेट्रोलियम से है। किससे? पेट्रोलियम से। सही विकल्प होगा हमारा ये, सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से। चेलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? तो हमने कहा जो चेलैया समिति का निर्माण किया गया था उसको हमने कहा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के लिए हमने कहा यह समिति बनाई गई थी। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के लिए हमने कहा इस समिति का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, उपयुक्त में से दोनों, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए चेलैया समिति का निर्माण किया गया था। बहुत पूछा था, याद रखिएगा। अगला है, नरसिम्हन समिति किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? तो नरसिम्हन समिति किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? तो बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए जो नरसिम्हन समिति ने हमने का सुझाव दिया केंद्र सरकार को, वो किस क्षेत्र में सुधार के लिए? बैंकिंग संरचना में सुधार किया जाए इसके लिए। अगला प्रश्न हमारा, रंगराजन समिति रिपोर्ट का विषय वस्तु क्या था? तो रंगराजन समिति का संबंध किससे ही पूछा गया है? तो भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय। तो हमने कहा भुगतान संतुलन को कैसे ठीक किया जाए, तो जो हमारे घाटे का भुगतान संतुलन आता था उसको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए रंगराजन समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंडिया इज फॉर सेल ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है चित्रा सुब्रमण्यम की। इंडिया इज फॉर सेल किसकी पुस्तक है? चित्रा सुब्रमण्यम की। ये हमने कहा अर्थशास्त्र के लिए लिखी गई पुस्तक है, इंडिया इज फॉर सेल अर्थशास्त्र की पुस्तक है। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशियन ड्रामा ये किसकी पुस्तक है? गुन्नार मिल्डर की। ओके, अगला है, कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो कार्ल मार्क्स आपके जर्मनी के निवासी थे। कहां के? जर्मनी के। अगला प्रश्न है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बिमल जलान। कौन? बिमल जलान, जो आपके गवर्नर जनरल थे, हमने कहा वो, ठीक है, गवर्नर थे रिजर्व बैंक के। अगला है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है वो कौन सा है? शेर। शेर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरू किया गया वो कब शुरू किया गया पूछा गया है। तो ये शुरू किया गया था हमने कहा आपका 2005 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आयुष्मान कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया?
जो आयुष्मान कार्यक्रम आप जानते हैं, आयुष्मान कार्ड बनता है, ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ये पूछा है कब से चल रहा है ये कार्यक्रम। तो 2018 में शुरू किया गया था आयुष्मान कार्यक्रम। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। अगला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री जो आदर्श ग्राम योजना ये कब शुरू की गई, ये पूछा गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 में शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो आपका अर्थशास्त्र का हमने कहा जो कंप्लीट निचोड़ है, हमने कहा पूरे जो सारे चैप्टरों का जो हमने कहा मास्टर वीडियो है, ये आपका अर्थशास्त्र का पूरा वीडियो था। तो इसमें हमने कहा जो आपका ये आपका पहला पार्ट है, इसमें से जो क्वेश्चन हमने कहा कुछ छूट गए हैं, ठीक है, वो आपका उसका दूसरे पार्ट में जो कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा निचोड़ का एक दूसरा पार्ट आएगा, उसके अंदर हमने कहा पूरा जो छूटे हुए क्वेश्चन है उसको जो कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप हमने कहा ये जो पूरा वीडियो है आपका अर्थशास्त्र का, इसको आप पूरा देख लेते हो तो आपको अर्थशास्त्र कंप्लीटली जो है यहाँ तैयार हो जाएगा। ठीक है, अलग से आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा इसमें सारे चैप्टर जितने भी हमने कहा इकोनॉमिक्स के होते हैं सारे को मैंने इसमें जो है समाहित कर दिया है। ठीक है, सब कुछ इसमें कवर कर दिया गया है, अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अलग अलग बुक वगैरह में आप पढ़ते रहते हो, कुछ नहीं, आप बस इतना आप कर लो और हमने कहा इसी को 2-3 बार आप रिवाइज करते जाओ, आपका जो एक अर्थशास्त्र का जो समस्या है वो आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा ये वीडियो था आपका मास्टर वीडियो था इकोनॉमिक्स का, और इसी के साथ हमने कहा इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।